भारत की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार अगली योजना लेके आएगी कि इस देश के नौजवानों को मुफ्त में 5 करोड़ कटोरा बांटा जाएगा, भीख मांगो योजना। इनमें और अंग्रेजों में कोई फर्क नहीं, सिर्फ कलर का फर्क है। कैसा ये हादसा है मेरी जिंदगी के साथ, कैसा ये हादसा है मेरी जिंदगी के साथ। मैं हूं किसी के साथ, मेरा दिल किसी के साथ। ये बजट तो कुर्सी बचाओ, सहयोगी दल पटाओ और हार का बदला लेते जाओ बजट। अरे जेल का बजट तो बढ़ा दीजिए, 300 करोड़ रुपए जेल का बजट बढ़ा दीजिए। अरे अभी हमको जेल में भेजा है, कल तुमको जेल में आना है। Sir, we in India today pay taxes like England to get services like Somalia. देश के प्रधानमंत्री को 73 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन किसान का बेटा नौजवान सेना में 4 साल की नौकरी करेगा। ये भेदभाव क्यों है? और ये गोरा किसको कह रहे हैं? माननीय सदस्य सोनिया गांधी जी वो कहाँ के हैं, ये पहले बताएं भाई। सोनिया गांधी जी कहाँ के हैं? ये सबसे मीटू में, ये सारे केसों में ये। यदि मेरी एक बात गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। कोई जेल जाकर आ चुका है तो कोई जा सकता है। आज संसद में जेल जाने पर भविष्यवाणियां हुई हैं, कुछ पंक्तियां बनाई गई हैं, गुस्से की, आरोपों की, नसीहतों की। बजट पर चर्चा जब दोबारा शुरू हुई तो एक ज्वार भाटा सा उठा है और इस ज्वार भाटे में उलझ गई कुछ तारीखें। सुलझाने की कोशिश करते रहे कुछ ना। दिलचस्प तो ये भी था जब पीठासीन उपसभापति ने किसी सांसद को बातों से आईना दिखा दिया। इस आईने में कुछ ने खुद को नहीं देखा और जिन्होंने देखा उन्हें अच्छा लगा अपना बुना भाषण। लेकिन आपको किसकी बातें पसंद आ रही हैं वो आप शो के आखिर में ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। हम देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, गुनेंगे। नमस्ते, मैं हूं सिद्धांत और चलिए शुरू करते हैं आपका शो संसद में आज। आसन पर अब उपसभापति घनश्याम तिवाड़ी मौजूद थे। चर्चा चल रही थी, बारी थी आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की। उन्होंने टैक्स बनाम सुविधाओं की एक तस्वीर सदन में खींची। इस बात को लेकर सत्ता पक्ष से शोर होने लगा। राघव मांग करने लगे कि इन्हें चुप कराया जाए वरना सब सूद समेत वसूला जाएगा। इस पर घनश्याम तिवाड़ी बोले, ब्याज वाली आदत अच्छी नहीं। पीठासीन घनश्याम तिवाड़ी ने एक वक्त तो लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की दिल्ली में परफॉर्मेंस तक याद दिला दी। मौका क्या था, खुद देखिए। सर, पहले 2019 में भारतीय जनता पार्टी की 303 सीटें थी। देश की जनता ने उन सीटों पर 18% जीएसटी लगाकर इनको 240 सीटों पर ला खड़ा किया। सर, इसके कई कारण बताए जाते हैं। कोई कहता है कि धर्म का कार्ड नहीं चला, कोई कहता है जातीय कारण है, तो कोई कहने लगता है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कमी रही। सर, ये सब ऊपरी कारण है। मैं 3 कारण बताता हूं जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी की ये दुर्दशा हुई। पहला कारण है इकोनॉमी, दूसरा कारण है इकोनॉमी और तीसरा कारण भी है इकोनॉमी। सुनिए प्लीज, ये सर मैं बैठ जाता हूं। ये राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा नहीं है, ये आम बजट पर चर्चा है। माननीय राघव चड्ढा जी, आपस में बात नहीं करें। माननीय राघव चड्ढा जी, ये राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा नहीं है, ये आम बजट पर चर्चा। बोलिए सर, बजट पे आप बोलो। आप बजट पर बोलिए, आम बजट। सर, अगर आपने मेरी पूरी बात सुनी होती तो शायद इतनी आपत्ति इन लोगों को ना होती। सर, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि कई कारण बताए जाते हैं चुनावी हार के, लेकिन मेरे मुताबिक 3 महत्वपूर्ण कारण है। पहला कारण इकोनॉमी, दूसरा कारण इकोनॉमी और तीसरा कारण भी इकोनॉमी। मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, चुनावों की बात नहीं कर रहा। सर पहला कारण, सर मैं बैठ जाता हूं। सर, इनको चिल्लाने दीजिए, मैं बैठ जाता हूं। सर, माननीय सदस्य बैठिए। जब आपका समय आए तो आप बता देना दिल्ली में कैसे आ रहे, अभी उनको बोलने दीजिए। बजट पे बोलने की बारी थी आम आदमी पार्टी के एक और सांसद संजय सिंह की। पहले भी बोले थे, फिर से बोल रहे थे। जिंदगी बिना नुक्तों के अधूरी लगती है। कुछ साथियों के बगैर संजय सिंह को भी अधूरा सा लग रहा था। शेरो शायरी भरे लहजे में बात शुरू की, वो भी बिना नुक्तों के। सुनिए। मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। मान्यवर, हमारे कुछ दोस्त जो कभी इधर हुआ करते थे, अब वो उधर चले गए हैं। उनके लिए चंद पंक्तियों से अपनी बात शुरू करूंगा
कि कैसा ये हादसा है मेरी जिंदगी के साथ, कैसा ये हादसा है मेरी जिंदगी के साथ, मैं हूं किसी के साथ, मेरा दिल किसी के साथ। तो जो लोग उधर चले गए मान्यवर, उनका दिल हमारे साथ है, भले वो किसी के साथ हो। बातों का सिलसिला पहुंच गया जेलों के बजट तक। संजय सिंह की कई बातों से सभापति जगदीप धनखड़ का मन गुदगुदा गया। सामने बैठे जेपी नड्डा भी हंसने लगे। मान्यवर, मैं तो ये कहना चाह रहा था आपके माध्यम से कि इस तरह के काम देश के अंदर नहीं होने चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और हम जानते हैं अपनी सामाजिक व्यवस्था में, मैं जानता हूं इनके मन में दर्द होगा मान्यवर, अभी चुनाव हारे हैं ये उत्तर प्रदेश में, तो वहां पर अगर कोई बोर्ड लगाएगा जाटव ढाबा, एक सेकंड, जाटव ढाबा कोई लगाएगा, कोई अपने ढाबे के आगे अगर वाल्मीकि ढाबा लिखेगा तो आप लोग उसके यहां खाने नहीं जाओगे। मैं जानता हूं आपकी मानसिकता। आप वो लोग हैं जिन्होंने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाया। आप वो लोग हैं जिन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया। आप दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यकों से, मुसलमानों से नफरत करने का काम करते हैं। यह आपकी सच्चाई है। इसलिए नेम प्लेट मत लगवाइए। नेम प्लेट लगवाना है तो जिन्होंने देश की बैंकों को लूटा है उनका नेम प्लेट लगवाइए। और मान्यवर, मैं आपसे, आपके माध्यम से इस सरकार से कहना चाहता हूं, इनका बजट पड़ रहा था मान्यवर, जेलों को भी इन्होंने कम बजट दिया। अरे जेल का बजट तो बढ़ा दीजिए, 300 करोड़ रुपए जेल का बजट बढ़ा दीजिए। अरे अभी हमको जेल में भेजा है, कल तुमको जेल में आना है, तुम सबको जेल में आना है। जेल का बजट बढ़ा दो, जेलों को ठीक कर दो, अगला नंबर तुम्हारा है, तुम्हें जेल में आना है, इसलिए कम से कम जेलों को तो ठीक कर दो, अगला नंबर तुम्हारा। मैं जेल के बजट पे बोल रहा हूँ मानवर, मैं जेल के बजट पे बोल रहा हूँ। 300 करोड़ दिया, इनको जेल में आना है। वन सेकंड सदन के नेताजी से मैं अनुरोध करूंगा कि ये बहुत मार्मिक अपील है जेल का बजट बढ़ाने के लिए, और इस पर आप गौर फरमाइए। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। ठीक है ना, धन्यवाद सर। एक पृष्ठभूमि भी है मान्यवर, इसका ध्यान रखा जाएगा। इन्होंने शुगर, जेल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, कतार सी बन गई है। कतार जेल जाने वालों की, कतार आरोपों की, कतार दावों की, और इस कतार में कुछ नसीहतें और गुस्सा भी जुड़ा है जिसकी सुर्खियां बन रही हैं। 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है इस देश के अंदर और 6 लाख लोगों को पूरे देश में जेलों में रखा गया है, जिसमें करीब 76% अंडर ट्रायल हैं। इसका मतलब आपका मकसद न्याय दिलाना नहीं है, आपका मकसद किसी मामले की सच्चाई तक पहुंचना नहीं है, आपका मकसद है पकड़ के एक व्यक्ति को जेल में डालना। आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री को, जिनकी शुगर 36 बार 50 से नीचे जा चुकी है, आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया। नहीं मानवर, अब इनको बार मौका मत दीजिए। राज्यसभा की बात के बाद अब चलते हैं लोकसभा की तरफ। यहां भी कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई, लेकिन हंगामे के साथ। ये हंगामा क्यों? कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई भाजपा के एमपी अभिजीत गंगोपाध्याय के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। दरअसल 24 जुलाई को अभिजीत गंगोपाध्याय ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर एक आपत्तिजनक कमेंट किया था, जिसके बाद हंगामा शुरू हुआ। इस घटना के अगले दिन यानी 25 जुलाई को सदन में प्रोसीडिंग शुरू होते ही उस कमेंट पर हंगामा शुरू हुआ। सदस्यों को शांत कराने की कोशिश में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि स्पीकर को जो उचित लगता है वो कार्रवाई जरूर करें। यह भी कहा कि इन बातों के दरमियान मैं नहीं जानना चाहता हूं कि किसने किसको प्रोवोक किया। अब गेंद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पाले में थी। उन्होंने प्रश्न संख्या 41 पूछे जाने की घोषणा की, लेकिन विपक्ष नाराज बैठा हुआ था, कार्रवाई की मांग कर रहा था। ओम बिरला को कहना पड़ा कि शांत रहिए, मैं इस विषय पर रूलिंग दे रहा हूं। आगे वो बोले कि भविष्य में ऐसी कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, साथ ही आसन को चुनौती देने की भी कोशिश ना करें।
मामला शांत हुआ और प्रश्नकाल आगे बढ़ा। वक्त हो चुका था 11:31। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एयरपोर्ट को लेकर एक सवाल पूछ लिया। सवाल के आखिर में स्पीकर ओम बिरला ने मजाकिया लहजे में कहा कि बैठ जाइए वरना लोग कहेंगे कि बिहार को बहुत कुछ दे रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि गृह मंत्री अमित शाह जी भी और प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार पूर्णिया एयरपोर्ट, भागलपुर एयरपोर्ट का जिक्र कर चुके हैं कि वो खुल गया, हो गया। अभी तक पूर्णिया लैंड जो बिहार सरकार के द्वारा अधिग्रहण होना था, जिसमें 15 एकड़ लैंड अभी तक अधिग्रहण नहीं है। मैं आपसे मिल करके भी पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की शुरुआत करने का मैंने आग्रह किया है। माननीय मंत्री जी, क्या इस साल में पूर्णिया एयरपोर्ट का आप शिलान्यास करके 2 साल के अंदर क्या वहाँ विमान चालू करने का कोई आपका निर्णय है? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी बैठ जाइए, नहीं तो लोग कहेंगे बिहार को बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। सर, माननीय सांसद जी हमसे मिल चुके हैं सर इसके, और हमारे अधिकारियों से भी उन्होंने जानकारी ली है, और जो भी थोड़ा ज़मीन का जो इशू था वो भी अभी सेटल होने वाला है सर। तो तुरंत दीपेंद्र हुड्डा जी उसमें प्रारंभ करेंगे। दोपहर 12 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने को कहा। फिर सदन में शून्यकाल शुरू हुआ। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने संविधान खतरे में है बताते हुए अपनी बात शुरू की। ये भी कहा कि महिलाएं आदिवासी कोटे से चुनाव लड़ती हैं जबकि उनके पति मुस्लिम समुदाय से हैं। लोकसभा में बीजेपी सांसद ने आंकड़ों के जरिए ये दावा किया कि ऐसा हो रहा है। सुनिए उन्हें। सर, संविधान खतरे में। आदिवासियों का पॉपुलेशन 26%। 10% आदिवासी कहां गायब हो गए, कहां खो गए? इसके बारे में कभी भी यह सदन चिंता की बात नहीं करता है, वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करता है। और जो हमारे यहां सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, वो इसके ऊपर जो है कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आज क्या हो रहा है? बांग्लादेश का घुसपैठ हमारे यहां लगातार बढ़ रहा है। जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं महिला, आदिवासी कोटे से लड़ती हैं, उनके पति मुसलमान हैं। जिला परिषद की जो अध्यक्षा हैं उनके पति मुसलमान हैं। निशिकांत दुबे ने तृणमूल कांग्रेस पर भी एक गंभीर इल्जाम लगाया है। कहा है कि झारखंड में हिंदुओं के गांव खाली हो रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि बांग्लादेश से घुसपैठ जारी है। इशारा पश्चिम बंगाल की सरकार पे। निशिकांत दुबे के इस कमेंट के बाद सदन में टीएमसी के खेमे में हंगामा शुरू हुआ। हमारे यहाँ अभी पाकुड़ जिले में तारानगर इलामी और डांगापाड़ा में दंगा हो गया। दंगा क्यों हो गया? कि बंगाल से ममता बनर्जी की जो पुलिस है और वहां के लोग मालदा और मुर्शिदाबाद से आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं और हिंदुओं का गांव खाली हो रहा है। ये बड़ा ही सीरियस विषय है और मैं और रिकॉर्ड कर रहा हूं। यदि मेरी एक बात गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। सारे बंगाल से, मुर्शिदाबाद और मालदा से सारे लोगों ने आकर हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया और ये ऑन रिकॉर्ड है, और झारखंड की पुलिस कोई काम नहीं कर पा रही है। हिमाचल की मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने प्रदेश की कला शैलियों के विलुप्त होने की कगार पर पहुंचने को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। महोदय, हमारे मंडी क्षेत्र में ऐसी बहुत सारी कला शैलियाँ हैं जो विलुप्त हो रही हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश में जो एक घर बनाने की कला शैली है जिसे काटकुनी कहा जाता है, वहाँ भेड़ और याक की ऊनों से जो है विभिन्न वस्त्र बनाए जाते हैं, जैसे कि जैकेट्स हो गए या टोपियाँ हो गई, शॉल या स्वेटर्स बनाने के जो काम है, जिनका बाहर के देशों में बहुत मूल्य मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ पे पूरी तरह से जो है ये जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उनको बढ़ावा देने के लिए क्या कदम लिए जा रहे हैं। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे हिमाचल का जो संगीत है, खासकर जो स्पीति और किन्नौर या भरमौर के क्षेत्र में पाए जाने वाला जो ट्राइबल उनकी जो कपड़े हो गए, उसके साथ में जो उनके फोक फॉर्म्स है, आर्ट फॉर्म्स है, वो भी विलुप्त होती जा रही हैं। तो उनके विषय में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? धन्यवाद।
अब घड़ी में 1:01 हो चुका था। शून्यकाल समाप्ति की घोषणा हुई। फिर सदन में बजट पे चर्चा शुरू कराई गई। सबसे पहले मौका मिला पंजाब के जालंधर से कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी को। पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। उन्होंने बजट को लेकर सरकार को खूब घेरा। खोदा पहाड़ लिकड़ा चूहा भी नहीं, कुछ नहीं मिला हमें। पूरा मतरई माँ वाला सलूक किया गया हमारे साथ। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स नहीं हुआ। कांग्रेस सांसद चरणजीत चन्नी ने भाषण के बीच खालिस्तान समर्थक सांसद अमृतपाल सिंह का भी जिक्र छेड़ दिया। क्या कहा, सुनते हैं। इमरजेंसी ये भी है कि 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएस से लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे, ये भी इमरजेंसी। चन्नी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पे हमला किया और बीजेपी की ओर इशारा करते हुए तुलना अंग्रेजों से की और कहा कि ये लोग सत्ता के जरिए हर व्यापार पर अपने लोगों का कब्जा करवा रहे हैं। कांग्रेस सांसद के इन दावों के बाद सदन में विरोध शुरू हो गया। इनमें और अंग्रेजों में कोई फर्क नहीं, सिर्फ कलर का फर्क है। ये भी पहले सत्ता पे काबिज हुए और फिर सत्ता के माध्यम से आज ये देश की राजनीति के माध्यम से पूरे देश के व्यापार पे अपने आदमियों का कब्जा करा रहे हैं। और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पर चरणजीत सिंह चन्नी ने निजी हमला किया। सदन में बहस तेज हुई। रवनीत सिंह बिट्टू ने गरीबों के लिए हमदर्दी जताते चन्नी से उनकी संपत्ति का हिसाब पूछना शुरू कर दिया। माननीय चेयरमैन जी, कोई बात नहीं, बैठ जाओ जी, बैठ जाओ जी, बैठ जाओ। बिट्टू जी, आपके पिताजी शहीद हुए थे, माननीय सदस्य, लेकिन मैं आपको कह दूं वो उस दिन नहीं मरे थे। वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। आज देश माननीय राहुल गांधी जी की तरफ देख रहा है। मैं आग्रह कर रही हूँ, माननीय चेयरमैन जी, आप वो मुझे तंग कर रहे हैं जी, उनको बोलो बैठे। इनको बुलाइए। वो पंजाब से आए थे, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तंग करते रहे। माननीय सदस्य सुनील माननीय चेयरमैन जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने मेरा नाम लिया। मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी, देश के लिए दी। और ये इस चन्नी की बैठो। ये अपनी जायदाद पूछे इनको, ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं। अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। हजारों करोड़ का मालिक ये चरणजीत चन्नी है। और ये गोरा किसको कह रहे हैं? माननीय सदस्य सोनिया गांधी जी, वो कहाँ के हैं ये पहले बताएं भाई। सोनिया गांधी जी कहाँ के हैं? ये सबसे मीटू में, ये सारे केसों में ये सबसे करप्ट है। चरणजीत सिंह चन्नी और रवनीत सिंह बिट्टू के बीच में जब बहस हुई तो राहुल गांधी की इशारा करते हुए तस्वीरें सामने आई। इसके बाद विपक्ष और पक्ष दोनों तरफ के सांसद वेल की तरफ बढ़ने लगे और कुछ इस तरह के दृश्य सामने आए। अपने स्थान पर बैठे। मैडम 2 बजे तक उठाइए, 2 बजे तक। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। अब सदन में हंगामा बढ़ चुका था। कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। जब कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो चरणजीत सिंह चन्नी ने किसान आंदोलन की बात की। इस बीच चन्नी ने जो दावा किया उस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सवाल उठाए। किसानों से वादा किया गया था, जब यहाँ एजिटेशन हुआ जिसमें 736 लोग मरे, शहीद हुए, पंजाब सरकार, कांग्रेस की सरकार जिसमें मैं मुख्यमंत्री था, 736 परिवारों को नौकरियां दी गई। जितने लोग एजिटेशन में मरे सबको हमने नौकरी दी और साथ में 5 लाख रुपया उनके परिवारों को कंपनसेट किया। लेकिन आज तक केंद्र सरकार ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। माननीय स्पीकर साहब, आज किसान वो चीज़ मांग रहे हैं जिसकी केंद्र सरकार ने उनके साथ कमिटमेंट की है लिखती, कि हम आपको एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे। क्यों नहीं दी जा रही? और किसान चाहता क्या है? डेडिकेट करें।
और एकदम गलत बोल रहे हैं, टोटली बेबुनियाद बात बोल रहे हैं। हवाई बातों के ऊपर चलनी थी, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। जब धरना उठाया आपने लिख के दिया, इसको ऑथेंटिकेट करना आवश्यक है। ये गलत बातें बोल के लोगों को गुमराह करना, ये चलनी थी कांग्रेस और ये इंडिया अलायंस की रोज की इनकी कहानी है। लोगों को गलत बोल के लोगों को भ्रमित करना और बेबुनियाद बातों के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। तो ये बातें थी संसद की, बहुत कुछ हुआ, समेट के हमने आपके बीच रखा। आप प्लीज़ बताइएगा कि आपको कैसा लगा। इसे लिखा था हमारे साथी हिमांशु ने, मैं हूं सिद्धांत, कैमरे के पीछे हैं जतिन, आप लल्लन टॉप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।